हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। उम्मीद लगाता हूं कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आप जब इन वीडियोस को रिपीटेडली देखेंगे तो आपसे इससे जुड़ा हुआ या इसके अलावा भी आप आराम से वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दरअसल में आपको जो मेथड है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस जगह पे रखें और फिर सोचें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इससे जुड़ा हुआ कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो मैं सवाल बनाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स दे करके समझा सकूं। आप इसको देखें और इसको फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1050। एक चेयर और एक टेबल वो सेल करती है 1050 पे। मैं लिख लेता हूँ ये चीज। जमीला सोल्ड मेन पार्ट्स लिखेंगे, और टेबल प्लस अ चेयर। अ का मतलब कितना होगा, एक टेबल और एक चेयर। इसको सेल करके उनको मिलता है 1050 रुपीज। याद रखिएगा ये उनको बेच करके मिलता है, ये फायदा नहीं है। और जब इतने में वो बेचती हैं तो ऐसा करने में उनको 10% टेबल पे फायदा होता है और 25% चेयर पे फायदा होता है। जमीला जब दोबारा बेचती हैं चीज को, उन्होंने लिखा है इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर उन्होंने 25% प्रॉफिट टेबल पे लिया होता एंड 10% ऑन द चेयर, और चेयर पे 10% का प्रॉफिट लिया होता या 10% का प्रॉफिट लिया होता, तो उनको जो टोटल अमाउंट मिलता वो 1065 था। इस समय जो उनको टेबल पे प्रॉफिट मिल रहा है वो है 10%। मैं सिंपली यहाँ 10 लिख देता हूँ, और चेयर पे जो मिल रहा है 25% मिल रहा है। अगर उन्होंने टेबल पे और चेयर पे, चलिए टेबल ही लिख लेते हैं, प्लस अ चेयर। अब प्रॉफिट उन्होंने उल्टा कर दिया, चेयर पे उनको 10% प्रॉफिट मिले और टेबल पे 25%। ऐसा करके उनको 1065 रुपीज मिल रहा है। 1065 मतलब 15 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसमें पूछा गया है कि शी वुड हैव गॉट 1000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। दोनों का कॉस्ट प्राइस सब बताइए। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल देके, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है मैंने इससे पिछले किसी एक वीडियो में बनाया है, वर्ड प्रॉब्लम के वीडियो में, मुझे याद नहीं है वो वीडियो नंबर। उसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया है और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें मैंने प्रॉफिट को ऐड करके 1000 समथिंग या जो भी था वो लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप 100 पेन बेचते हैं, 100 पेन्स आप सेल करते हैं, और 50 कॉपीज सेल करते हैं, कॉपीज नोटबुक। ऐसा करके आपको 2000 रुपीज मिलता है। समझिएगा मेरी बात को। आपको पेन में 10% का प्रॉफिट मिलता है और कॉपी पे 25% का प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो आपने 2000 रुपीज लिया है ये आपका प्रॉफिट नहीं है। ये बोला गया इसको बेच करके इतना मिलता है, तो जो बेच के मिल रहा है ये आपका रेवेन्यू ये कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? जो आपको बेच के आपके हाथ में पैसा आया उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ये आपका मुनाफा नहीं है। मुनाफा भी बहुत अलग चीज है। तो अब मुनाफा कैसे अलग है अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हर पेन की कीमत, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे अलग दे रहा हूं, क्योंकि फिर हो सकता है कि वो 2000 नंबर मैच ना करे। इससे अलग मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक, कि अगर मान लीजिए हर पेन की कीमत 15 रुपये रही होगी या फिर 10 रुपये रही होगी, हर पेन की कीमत 10 रुपये रही होगी, तो 100 पेन आपने बेचा, तो 100 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज में तो आपने सिर्फ पेन ही बेचा है। और 50 रुपये की कॉपी रही है और हर कॉपी की कीमत 20 रुपये रही है, तो 50 × 20 कर देंगे विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज। फिर से आपको यहाँ मिल गया। तो ये टोटल आपको मिल गया कितना, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना मिल गया आपको? 2000 रुपये मिल गया। लेकिन क्या जब आप 10 रुपए में एक पेन बेच रहे थे तो क्या 10 के 10 रुपए आपका फायदा था?
मेरा मानना है कि आप समझते हैं इस बात को, 10 के 10 रुपए आपके फ़ायदे नहीं थे, आपने ये पेन कहीं से खरीदा भी होगा, या अगर आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने बनवाया होगा। और दोनों ही सूरतों में अगर आपने बनवाया है तो बनाने में भी तो खर्चा आया होगा, और अगर आपने खरीदा है तो एक सर्टेन अमाउंट दे करके आपने एक पेन खरीदा होगा। तो मान लेते हैं कि बनाने में, या फिर अगर आपने खरीदा है तो एक पेन बनाने में 8 रुपए का खर्च हुआ, तो 8 रुपए मल्टीप्लाइड बाय कितने पेन आपने बेचे? 100, तो 100 कर लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 100 इज़ 800। तो 1000 में से 800 रुपये तो आपने जिससे एक लिया है पेन, या जो बनाने में खर्चा है वही दे दिया। तो आपका मुनाफा कितना रहा इसमें? 200 रुपये आपको इसमें फ़ायदा हुआ। और इसी तरह से कॉपी जो है आपने 1000 रुपये कमा करके अपने गल्ले में डाल लिया है ना। आप जो पैसा आ रहा है, कितने का कॉपी है? 20 रुपये का एक कॉपी है, तो ठीक है, लाओ मुझे 5 कॉपी दे दो भैया। तो आपने 100 रुपये लिया और 5 कॉपी उनको पकड़ा दिया, तो आपके पास 100 रुपये मिल गया ना। लेकिन 100 रुपये क्या वो सारे के सारे आपके मुनाफे हो गए? नहीं ना। फिर दूसरे दिन जो जो कॉपी वाला है, जो आपके यहाँ कॉपी सप्लाई करके गया था, वो आएगा कि जो मैंने कॉपी दिया था उसके पैसे चाहिए। तो आप देंगे ना कि आपने जितनी कॉपी ली है उसके हिसाब से पैसे दे देंगे। तो मान लेते हैं कॉपी का 15 रुपये आपने एक कॉपी खरीदने में आपने लगाया था, 15 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपये, तो 750 रुपीज़ आपने कॉपी का जो है आपने खरीदने में लगाया था। तो आपको मुनाफा कितना हुआ? 1000 रुपये का बेचा है आपने, 750 रुपये तो जिससे खरीदा है आपने उसी को दे दिया, तो बचा कितना? 250 रुपये। तो 250 रुपये, तो ये 250 रुपये प्लस 200 रुपये, मतलब 250 प्लस 200 इज 450 रुपीज़, ये आपको मुनाफा हुआ है। दैट दिस इज योर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है, ये बेच के नहीं मिला आपको, बेच के तो 2000 रुपये मिला है, ये प्रॉफिट है। तो जब हम बेच रहे होते हैं, बेच के जो मिला है आपको, यहाँ पे इसको देखिए, चलिए मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो होता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू किसको कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं कि जो बेच करके जो पैसा आपको मिलता है, वो पूरा का पूरा पैसा जो गले में गया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि जब आपने कॉपी बेची है, तो कोई आया आपके पास और आपके पास मान लीजिए 50 ही कॉपी है, और कोई एक आदमी गया, बोला कि भैया मुझे कॉपी चाहिए। तो कितनी कॉपी चाहिए आपको? तो 50 कॉपी चाहिए। ठीक है, मेरे पास 50 कॉपी है। तो आपने वो पूछा कितने रुपए, तो आपने बोला कि भी 1000 रुपये लगेंगे आपको। उन्होंने आपको 1000 रुपये पकड़ाया, आपने लिया और उसको अपने जहाँ पैसे रखते हैं आपने वहाँ रख दिया। उसको मोस्ट ऑफ द पीपल गल्ला गल्ला बोलते हैं, इसलिए मैंने गल्ला बोल दिया। ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, वही कर लीजिए। तो आपने 1000 रुपये वहाँ रख लिया, उसको 50 कॉपी दे दी। तो ये जो 1000 रुपये आपने रखा है, तो ये क्या आपका मुनाफा है? नहीं है ना। ये जो पैसा आपके पास आया है, इसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। जो बेच करके आपको पैसा मिला है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो ये आपने रेवेन्यू निकाल लिया। और रेवेन्यू में से अब आप क्या घटाएंगे? जितने में आपने कॉपी, आपने एक होलसेलर से जो खरीदा होगा, आपने किसी से खरीदा होगा तब तो आप बेच रहे हैं ना। तो होलसेलर से जो आपने कॉपी खरीदी है, ये वो जो आपने खरीदी है वो आपका कॉस्ट हो गया। तो कॉस्ट उसको जब हटा देंगे तो रेवेन्यू, जो आपने आपके पास पैसा आया माइनस जो आपने दे दिया, किसको दे दिया? जिससे आपने कॉपी खरीदी, उसको दे दिया जब पैसा, अब जो बच गया वो आपका मुनाफा हुआ। ये मुनाफे का खेल है। अब अगर मैं इसी को ऐसे कह दूं कि रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, तो भी आप मान लेंगे, है ना। ये देखिए माइनस कॉस्ट उधर चला गया, तो क्या हुआ? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। तो रेवेन्यू जो होता है, प्रॉफिट कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो वो रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो बोला गया है कि अब जमीला जब कॉपी बेच रही हैं, तो देखिए ध्यान से, जमीला ने जब कॉपी को बेचा है, सॉरी कॉपी बेचा है, एक टेबल और एक चेयर को जब उन्होंने बेचा है तो उनको 1050 मिला है। तो अब आप बताइए 1050 क्या है? रेवेन्यू है या प्रॉफिट है या कॉस्ट है? क्या है ये? अब आप उम्मीद है कि समझ सकते हैं ये चीज। दिस इज रेवेन्यू, ये उनको बेच के मिला है। तो क्या ये जो पैसा है ये प्रॉफिट तो नहीं कहलाएगा? ये पूरा रेवेन्यू है। और रेवेन्यू कैसे बनता है? रेवेन्यू बनता है जितने में आपने खरीदा वो प्लस प्रॉफिट, दोनों मिला देंगे तो रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ये सवाल आधा बन चुका है। तो अब देखिए, अब मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ चेयर जो है वो लेट, ये मैंने ये यहां तक जो समझाया है वो सिर्फ आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है। अब मैं सवाल बना रहा हूं। लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी सी एंड कॉस्ट ऑफ टेबल
बी टी। टेबल का कॉस्ट टी है और चेयर का कॉस्ट टी है, ये मान लेते हैं। ओके, तो चेयर का जो कॉस्ट होगा वो प्लस उसके ऊपर मुनाफा होगा, ये दोनों मिला देंगे तो रेवेन्यू जो आपको चेयर से मिला, मतलब चेयर को बेचने के बाद जो पैसा मिला वो हुआ। तो चेयर का कॉस्ट सी है। चेयर के ऊपर फायदा कितना है, मुनाफा कितना है आपका, मेरे ख्याल से 10% का था अगर मुझे ठीक से याद है। तो चेयर के ऊपर मुनाफा, सॉरी चेयर के ऊपर मुनाफा है 25 पहले केस में, और टेबल पे 10%, और दूसरे में उल्टा हो जाता है। तो चेयर के ऊपर मुनाफा जो है आपका 25% का है। 25 था, फिर से गड़बड़ हो गया, सॉरी, यस 25% का है। तो 25% मुनाफा कैसे दिखाएंगे आप, मैं एक यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 25% प्रॉफिट अगर आपको दिखाना हो, मान लीजिए 1000 रुपये पे 25% प्रॉफिट दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, 25/100, ये 25% हो गया, और 25% कितने का, तो 1000 रुपये का, तो इंटू 1000 कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 × 10 दैट इज 250, ये 25% हो गया 1000 रुपये का। 1000 रुपये की जगह अगर मैं x रुपीज़ दे दूंगा तो क्या लिखेंगे आप, 25/100 इंटू एक्स, और अगर c रुपीज़ है तो 25/100 इंटू सी। तो यही यहाँ पे है हमारे पास कि 25% है मुनाफा, तो 25/100 किसका है, ये 25% किसका, जो कॉस्ट है चेयर का उसके ऊपर, तो कॉस्ट चेयर का क्या है c, तो 25/100 इंटू सी। ये देखिए इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल दिखाया है। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट देखिए मैंने लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ चेयर बी सी। और ये क्या है, 25% जो चेयर पे मिल रहा है वो क्या है, ये हमारा मुनाफा है, फायदा, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट प्लस कॉस्ट मिला के क्या होता है, रेवेन्यू। मतलब आपको एक चेयर बेच के कितना मिला वो पता लग गया। अब एक टेबल बेच करके भी कुछ मिला है आपको, तो टेबल बेच के, टेबल का कॉस्ट क्या है टी, और टेबल बेच के कितना मिला है, 10% आपको फायदा मिला है, तो 10/100 इंटू टी, ये टेबल का रेवेन्यू होगा, मतलब टेबल बेच के आपको कितने रुपए मिले ये आपको पता लग गया। और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 1550 आ जाएगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब इसको मैं जरा एक बार सॉल्व करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। 25/100 तो ये 4 हो गया, और 10/100 तो 10 हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4c, अच्छा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो दिस इज c प्लस, इसको काट दिया है तो c/4 है, प्लस सिमिलरली t प्लस t/10 है, इक्वल्स टू 1000t। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4c प्लस c, 5c/4 प्लस इसी तरह से 10t, 10 लिख दिया मैंने, आपको दिक्कत होगी समझने में, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, 10t लिख देता हूँ, 10t प्लस t विच इज़ 11t, तो मैं इसको मिटा के 11t कर दे रहा हूँ। तो let's take it as 11t, 11t/10 equals to 1000। मुझे विश्वास है कि इसका आप एलसीएम लेकर के सिंपल इक्वेशन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल मतलब जनरल फॉर्म। तो 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप खुद सोचिए। 10 और 4 का एलसीएम आई बिलीव 20 होगा, यस 20। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 20, तो 5 5 जो 25c प्लस 2 × 11 इज 22t इक्वल्स टू 1050, और आगे अगर इसको बढ़ाएंगे हम लोग हो जाएगा 25c प्लस 22t इज इक्वल्स टू 1050 मल्टीप्लाइड बाई 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर के ये आप जानते हैं, तो 105 मल्टीप्लाई 2 इज 210, 210, 105 इंटू 5, यस 210 को लगा दिया है, दिस इज 210, और एक और जीरो क्योंकि ये वाला जीरो है तो एक और, मेरा 2100। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। उम्मीद है कि ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। दूसरे इक्वेशन के लिए मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। लेकिन ऊपर में कहाँ पे, मैंने ऑलरेडी काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ था ताकि मैं दिखा सकूंगा आपको, लेकिन ये भी कम पड़ गया,
कोई बात नहीं, मैं है मेरे पास स्पेस, मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ। चलिए मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ और मैं हट जाता हूँ साइड में ताकि आपको दिखा सकूँ। अब सेकंड इक्वेशन है फिर से वही कि इस बार एक शेयर पे कॉस्ट 25% की जगह 10% है। मैं लिखा हुआ जो है वो पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए लिखा हुआ है, इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल, अगर उन्होंने 25% टेबल पे प्रॉफिट लिया होता और 10% चेयर पे, तो शी वुड हैव गॉट 1065। तो ऐसा करने से उनको 1065 रुपीज मिलता। चलिए मैं ऐसा ही कर देता हूँ। चेयर पे इस बार उन्होंने प्रॉफिट लिया, चेयर का कॉस्ट जो है वो है सी, वो आपने पहले लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ चेयर भी सी, और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट भी। ये तो आपकी कीमत हो गई, जो आपने खरीदा है उतने का है ये, लेकिन आप बेचेंगे तो उस पर कुछ मुनाफा भी जोड़ेंगे ना, तो वो क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इस बार उन्होंने चेयर पे कितना बोला, 10%, 10%। तो 10% को कैसे लिखेंगे, 10/100, 10% ऑफ सी, मतलब जो जितने में खरीदा उसके ऊपर 10% आप जोड़ेंगे। 10% ऑफ सी क्यों किया है मैंने, क्योंकि जितने में आपने खरीदा है, मान लीजिए आपने ये चेयर 80 रुपए का या 200 रुपए का खरीदा होगा, तो उस पर आप मुनाफा जोड़ेंगे ना पहले। तो 200 पे मान लेते हैं 10% जोड़ लिया, तो 200 पे 10% कितना हो जाएगा, 20 रुपए आपने उसमें मुनाफा जोड़ा, प्लस, और 25% हमारा टेबल पे है, टी प्लस 25T/100। ऐसा करके उनको मिलता है 1065 इक्वल्स टू 1065। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की स्कार्सिटी है। तो इसको काट लेते हैं और 25/100, तो ये आप देख सकते हैं C+C/10 है, जैसा यहाँ था। ये देखिए T+T/10, ये देखिए T+T/10, तो T की जगह यहाँ पे क्या आ गया, C, है ना। तो इसको एलसीएम लेंगे तो 10C + C 11C/10 हो जाएगा। तो उसी तरह से 10 × C 10C, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 1, 10C + 1C is 11C/10, प्लस यही बात यहाँ पे भी है, 25 और ये हमारा 4 है, तो 4T + T, 5T/4, तो ये हो गया 5T/4 इक्वल्स टू 1065। एलसीएम लेंगे तो सब कुछ वही रहेगा जो आपने यहाँ पे किया था, तो ये 20 आ जाएगा, एलसीएम लिख देता हूँ 20, और दिस इज 22C प्लस 25T इक्वल्स टू 1065। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22C + 25T इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 5 × 10, 0 बैलेंस इज 1, 6 2 × 12, 13 balance is 1, this is 0 1, 2 1 × 2 and this is again। एक और जीरो क्यों आया, क्योंकि 20 का जो एक जीरो था, ये वाला तो यूज ही नहीं किया था ना, वो मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। उम्मीद है कि इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहेंगे तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है इस क्वेश्चन के नीचे मैं स्पेस यूज़ करता हूँ। इस क्वेश्चन के नीचे जो मैं स्पेस यूज़ कर रहा हूँ वो इन्हीं दोनों इक्वेशन के लिए, और इस क्वेश्चन को मैं एग्जैक्टली लास्ट में बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो 22C + 25T + 21 इक्वल्स टू 21,300 इक्वल्स 21,300 के इक्वल में है। ये एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन है 25C + 22T इक्वल्स टू 2100, 21,300, तो बहुत डिफरेंस है। ओ सॉरी, that's not 21,300, this is just 2,100 and this is also 2,100, that's it, ये मिस्टेक हो गया। एनीवे चलिए अब देखते हैं। अब मैंने आपको एक मेथड सिखाया था एलिमिनेशन, और मैंने आपको समझाया था कि ऐसे केसेस में एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा होता है। कैसे केसेस में, जब कभी भी C का कोफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में T का कोफिशिएंट बन जाए, और पहले इक्वेशन में T का कोफिशिएंट अगले वाले में C का कोफिशिएंट बन जाए। मतलब जब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है दोनों इक्वेशन में, मतलब C का कोफिशिएंट नेक्स्ट में T का रहे और T का कोफिशिएंट नेक्स्ट में C का रहे। याद रखिएगा यहाँ C और T वेरिएबल है,
और ये सिंबॉलिक है, मतलब सी और टी की जगह एक्स और वाई भी हो सकता है, एम और एन भी हो सकता है, यू और वी भी हो सकता है, और कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको कोफिशिएंट इंटरचेंज करता हुआ दिख रहा है, जो कि इंटरचेंज ऑलरेडी है, और न्यूमेरिकल इंटरचेंज होना चाहिए, मतलब अगर साइन ना भी हो, अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस होता और यहाँ पे माइनस नहीं होता, सिर्फ नंबर होता 22 का 22 ही लिखा होता प्लस में और यहाँ माइनस, तो भी हम एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करना आसान, ऐसा करने से आसानी होगी। देखिए इसमें अगर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 2130 माइनस 25t जब यहाँ प्लग करेंगे तो मल्टीप्लाई काफ़ी बड़ा बड़ा होगा। तो वैसे उससे बचने के लिए हम लोग एलिमिनेशन का जो वो टेक्निक है, जिसमें कि कोफिशिएंट्स जब इंटरचेंज होते हैं तो हम लोग एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे, ऐड 1 एंड 2 लिख देंगे, ऐड 1 एंड 2, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर से बहुत सारा स्पेस ले लेगा, तो एक बार ऐड कर देते हैं। उम्मीद है कि आप जानते हैं कि एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो दिस इज 47c प्लस 47t इज इक्वल्स टू 0 0 0 3 2 4 4230, ये हमारे पास आ गया। अगर आप देखेंगे तो 47 के टेबल में ये 4230 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको अभी हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। इससे पहले कि कैंसिल करें, मैं एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। तो 22c प्लस 25t प्लस इक्वल्स टू 2130, और दूसरा है हमारे पास 25c प्लस 22t इक्वल्स टू 2100। इस बार हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो 22c, पहले साइन चेंज कर लेते हैं। 22c माइनस 25c कितना हो जाएगा, -3c। 25t माइनस 22t प्लस 3t इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, t। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉमन अगर लेंगे 3, तो एक बार -c प्लस t, -c लिखना था, मैंने गलती से 3 लिख दिया, तो -c प्लस t इक्वल्स 30। 3 से 30 कैंसिल, 10 आ जाएगा, और अगला स्टेप हमारे लिए आसान हो जाएगा, -c प्लस t इक्वल्स 10 था मैं 10। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। आप 47 कॉमन निकाल लीजिए, c प्लस टी इक्वल्स टू 4230। आप इसको कैंसिल करेंगे तो c प्लस टी इक्वल्स टू 94 जो 97 जो 63, यस 90 से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 90। ओके, अब देखिए जो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन वाला हमारे पास इक्वेशन था, वो अब काफ़ी छोटा इक्वेशन हो चुका है। अब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो या तो इसको उठा के यहाँ लिख लीजिए, या तो इसको उठा के वहाँ लिख लीजिए, आप जहाँ चाहें वहाँ लिख लीजिए। तो c प्लस टी लिख लेते हैं इक्वल्स टू 90। अब हम दोनों को एक बार दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड कर देता हूँ मैं दोनों को, तो c कैंसिल हो जाएगा। t प्लस टी इज 2t equals to 90 plus 10 is 100. Of course, t is equals to 100 by 2 is 50. t की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 50। अब इस t को आप जहाँ चाहें वहाँ रख लें, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो t की जगह इसको हम यहाँ प्लग कर देते हैं। स्टेटमेंट आप लिख लेंगे कि प्लग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर आप डाल दीजिएगा 3 4। तो t की जगह अगर मैं डाल दूँ c प्लस 50 इक्वल्स टू 90, c इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 40। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। c क्या था, कॉस्ट ऑफ चेयर। t क्या था, कॉस्ट ऑफ टेबल। तो कॉस्ट ऑफ टेबल इज t एंड कॉस्ट ऑफ चेयर इज 40। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 50, कॉस्ट ऑफ चेयर इज 40। अब देखते हैं इक्वेशन में डाल के कि सही है कि नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये वाला है, कोई भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे c की जगह अगर मैं 40 डाल दूँ और t की जगह 50 डाल दूँ, तो c प्लस टी कितना होता है, 90 आ जाएगा।
आप इसमें डालना चाहते हैं सी की जगह 40 तो -40, टी की जगह 90 तो -40 प्लस 90, सॉरी -40 प्लस टी की जगह 50 है, 50 तो इक्वल्स टू 50 -40 इज टी 10 विच इज करेक्ट। तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल करके ये चेक कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो ये वीडियो ही डायरेक्टली देख रहे हैं उनके लिए ये हिदायत है कि आप इससे पुराने वीडियोस को देखें, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ साइन क्यों चेंज करते हैं माइनस करते समय, और बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं कि माइनस कॉमन निकाल करके आप माइनस निकाल सकते थे कि नहीं, आपको सारी बातें मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ, फाइन डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को रेफर करें, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर वो समझ में आता है तो आप डायरेक्टली इस पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ गया। तो अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम का आंसर स्टेटमेंट में ही होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर equals to rupees 40 and cost of one table equals rupees 30। ये आपने लिख लिया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और इसको मैं मिटा दूंगा, लेकिन अभी नहीं मिटाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से देख लें। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं इसको मिटाऊंगा ताकि यहाँ पे जगह क्रिएट हो जाए, और फिर मैं आगे बनाऊंगा। तो इसको बनाने से पहले मैं अभी आगे के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे ये है, Susan invested certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum। ये जो A और B लिखा है, इसकी जगह दो बैंक भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई दो बैंक है, बैंक A एंड B, बैंक B। इसकी जगह शेयर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है कि शेयर ऑफ टाइप A एंड शेयर ऑफ टाइप B। इसकी जगह बॉन्ड, डिबेंचर, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। ऑनेस्टली बताऊं तो इन सब डिवेंचर वगैरह का मतलब मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता और मैं इतना इसका जानकार नहीं हूँ। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि अगर कभी भी डिवेंचर वगैरह लिखा हो तो आप घबराइए मत। आप सिंपल अपने दिमाग में ना दो बैंक की तरह ट्रीट कीजिए। मुझे विश्वास है कि बैंक का कहानी आपको समझ में आता है कि बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक हमें एक छोटा सा उसमें ब्याज ऐड करती है, मतलब इंटरेस्ट ऐड करती है, और फिर हमें वापस दे देती है। हम जब चाहेंगे तब निकाल सकते हैं। बस इतना ही मैं दिमाग में रखता हूँ, और ये काफ़ी है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि आप सुजन का मतलब आप अपने आप से ले लीजिए, आप अपना नाम ले सकते हैं, आप अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, बहन भाई जिसका भी चाहे ले लें तो आसान होगा कनेक्ट कर पाना। कि सुजन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी, दो स्कीम्स में वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करती है, ठीक है जी। विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ बैंक ए, ठीक है, बैंक ए एंड बैंक बी, दो बैंक है। बैंक ए उसको 8% पर एनम दे रहा है और बैंक बी उसको 9% पर एनम दे रहा है। क्या? इंटरेस्ट पर एनम, मतलब एनम का मतलब साल होता है। हर साल जितना भी उसके अकाउंट में रुपया है उसके ऊपर वो 8% देता है। उसका एक तरीका है कि महीने के शुरुआत में इतना रहना चाहिए, एंड सो ऑन सो ऑन। वो हम उस उतना डिटेलिंग पे नहीं जाते, सिंपल याद रखते हैं कि 8% पर एनम बैंक उसको मुनाफा देती है। जो जितना भी रखा, मान लीजिए 1000 रुपये रखा है तो उस पर 8 रुपये जोड़ करके बैंक दे देगी। 8 रुपये, सॉरी 80 रुपये, 8% ऑफ 1000 इज 80, तो 80 रुपीज बैंक जोड़ करके वो दे देगी। ओके, शी रिसीव्ड 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। साल के अंत में उनको इंटरेस्ट का जो सिर्फ अमाउंट है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट 1860, 1860 रुपए उनको सिर्फ इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। However, had she interchanged the amount of investment in the two scheme, अगर उन्होंने उल्टा कर दिया होता कि जो बैंक बी में जितना 9% दे रहा है, चाहे या ऐसा कह लीजिए बैंक ए में उन्होंने जितना भी रखा है वो वाला अमाउंट बैंक बी में रख दिया होता, और बैंक बी में जितना रखा उसको ए में डाल दिया होता, तो उनको मिलता शी वुड हैव रिसीव्ड 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। तो उनको 20 रुपए और ज़्यादा मिलता, 20 मोर मतलब और भी ज़्यादा मिलता। कितना ज़्यादा मिलता? 20 रुपये और ज़्यादा मिलता। अभी कितना मिल रहा है? 1860। अब कितना मिलता? और 20 रुपये उसमें और ज़्यादा, तो 1880। हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, कितना उन्होंने हर एक स्कीम में इन्वेस्ट किया। अब बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि लीनियर का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, दो वेरिएबल है, क्या है। मैं आपको इतना जद्दोजहद करने के लिए बोलूंगा भी नहीं। मैं सिंपली बोलूंगा कि मान लेते हैं कि आपके पास एक्स अमाउंट है,
एक्स को मैं एक नंबर में दे देता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये है। अब 500 रुपये में से आप 200 रुपये बैंक ए में डालते हैं, तो आप 200 यहाँ डालेंगे। यहाँ पे कितना डालेंगे? आप एक भाषा में कहते हैं 300, मैं उसको दूसरी भाषा में कहता हूँ 500 माइनस 200। ठीक है, इतना ही सिंपल है। इसी तरह से अब हम लोग लिखेंगे भी कि लेट द टोटल अमाउंट बी द टोटल अमाउंट। अब इसी को, अब नंबर तो मैं लिख के नहीं दिखा सकता ना, 500 या नहीं लिख सकता को, हमें कैसे पता 500 ही है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा, अमाउंट बी एक्स। मान लेते हैं एक्स रुपीज है उसके पास, ठीक है, सुजन के पास एक्स रुपीज है, और इसमें वो जमा करती है कुछ, और फिर जो बचा हुआ वो इसमें जमा करती है। इसमें वो कितना जमा करती है? मान लेते हैं y जमा करती है। अब आप x तो नहीं कह सकते, मैंने कहा है x टोटल है सुजन के पास, आपके पास ही टोटल 500 है, तो आपने यहाँ कितना जमा किया? क्या 500 ही जमा कर दिया? कर सकते थे, मना नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आपने 200 ही जमा किया ना, तो वो 500 का 500 तो नहीं किया ना। उसी तरह से अगर x हमने टोटल माना है तो पूरा x तो नहीं किया, यहाँ पे x में से कुछ अमाउंट किया, तो मान लेते हैं यहाँ पे उसने y अमाउंट जमा। तो यहाँ पे जमा कितना किया? यहाँ पे उसने जमा किया x में से जो घटा करके आया, x माइनस ये उसने यहाँ जमा किया। देखिए दो वेरिएबल हो गया ना, x और y दो वेरिएबल हो गया, चाहे जहाँ पे भी हो। अच्छा, इसी को आप देखेंगे कि बुक में या फिर आपके स्कूल में टीचर ऐसे नहीं कराएंगे, वो आपको यही बात बताएंगे कि भाई यहाँ जो टोटल अमाउंट मैंने माना है, टोटल ना मान के आप ये मानो कि लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बी वाई। आपने अकाउंट ए में या बैंक अकाउंट, ये जो ए वाला बैंक है, इसमें आपने वाई रुपया डाला, वाई। तो यहाँ कितना डालेंगे आप? यहाँ कितना डालेंगे? उनके पास टोटल अमाउंट है कुछ ना कुछ, यहाँ पे कितना डालेंगे? तो यहाँ आप मान लीजिए एक्स डाल देते हैं, एक्स डाल दिया। दो अलग अलग जगह डाला है ना आपने, तो एक जगह वाई डाला, दूसरी जगह डाला, ठीक है। अब आपको y के ऊपर कुछ फायदा भी मिलता है। y तो आपका अपना है, ये रहा, y तो आपका अपना है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देता है। अगर आपके पास 100 रुपया है और बैंक ने आपको 10 रुपये और उस पर इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 110 रुपये, है ना। तो 100 जो था वो तो है ही, प्लस 10% ऑन 100। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ साइड में करके, 100 रुपीज़ मान लेते हैं आपका है, प्लस 10% आपको मुनाफा बैंक ने दिया। तो 10% कैसे लिखेंगे? 10/100, ये परसेंट हो गया। कितने रुपए पे दिया है आपको? 100 रुपये। आपका 100 रुपये थे ना, उसी के ऊपर दिया है, तो 100 कट गया, कितना बचा? 10। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि 100 रुपये पे अगर 10% का मुझे फ़ायदा हो तो 110 ही होगा ना, तो 110 रुपये आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? जो अमाउंट आपने लिया है वो प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो अगर आपने बैंक में अगर वाई रुपीज़ जमा किया है वो प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 8% है। तो कैसे लिखेंगे? 8/100 इंटू वाई, क्योंकि वाई रुपीज़ के ऊपर जमा कर रहा है। तो ये आपको बैंक ए दे रहा है, बैंक ए आपको इतना रुपया दे। अब बैंक बी कितना दे रहा है? बैंक बी इसी तरह से दे रहा है, x प्लस 9/100 इंटू एक्स। 9/100 क्यों? क्योंकि 9% दे रहा है। तो ये वाला जब आप सॉल्व करेंगे ये मिलेगा। अच्छा, ये टोटल हो गया, लेकिन वहां पे आपको जो मिल रहा है वो 1860 एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। यहां पे ये वाला जो है ये टोटल अमाउंट है, मतलब 110 रुपया आपका अपना में इंटरेस्ट मिला के मिला है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपए। सिर्फ इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपए ही है ना, क्योंकि 100 रुपए तो आपके अपने हैं और इंटरेस्ट बैंक ने कितना दिया? वो 10 रुपए। इसीलिए ये वाला अगर आप पूरा लीजिएगा तो इसमें आपका अपना पैसा भी है x, प्लस बैंक जो दे रहा है वो भी है, दोनों है, दोनों मिला हुआ है। आपको दोनों मिला के 1860 रुपए नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट के 1860 रुपए मिल रहा है। तो इंटरेस्ट का कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इंटरेस्ट के लिए मैं निकालता हूँ 8/100 ऑफ y प्लस 9/100 ऑफ x, ये दोनों मिला के 1800 है ना इंटरेस्ट। एक तरह के अमाउंट का दूसरे तरह के अमाउंट का 9/100 ऑफ x, तो उन दोनों को मिला देंगे तो 1860। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इससे पहले आगे बढ़े हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये होगा 8y प्लस 9x
इक्वल्स टू 1860 और एलसीएम हमारे पास 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 और आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, बोला गया कि अगर उन्होंने इंटरचेंज कर दिया होता अपना अमाउंट, मतलब अगर उन्होंने जितना एक बैंक में लगाया उसको उठा के अगली बार दूसरे बैंक में डाल दें और जितना वहां लगाया उसको उठा के इधर डाल दें, तो उनको दिखता है कि प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं है, वो उतना ही मिल रहा है, लेकिन इस बार मुनाफा उनको ज़्यादा मिला। तो ठीक है जी, तो वो जिस बैंक में वाई इंटरेस्ट मिल रहा है उस वाले पैसे को वो एक्स में डाल देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 8/100 ऑफ एक्स, कुछ नहीं बदलेगा, ये वाई वाला एक्स में चला जाएगा, वाई एक बैंक में डाला था, तो जो इस बार डाला था वो उठा के अब एक्स वाले बैंक में डाल देंगे और एक्स वाला वाई वाले में। तो 8/100 ऑफ एक्स प्लस 9/100 ऑफ वाई, ऐसा करेंगे तो उनको मिल रहा है 20 रुपये और ज़्यादा, तो 1880। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार आएगा 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 1880, और जब एलसीएम लेके 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0, देखिए 1880 तो पहले से ही है, वही है, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना मुझे विश्वास है कि आपको आता है, बहुत बार दिखा चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग सारे मेथड। इसमें कौन सा लगाना अक्लमंदी रहेगी, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इसमें ज़्यादा अक्लमंदी रहेगी, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज़ हैं तो एलिमिनेशन से बहुत आसानी से बने। उम्मीद है कि ये जो 2 सवाल मैंने बनाए हैं ये आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी दिया है इसलिए ये थोड़ा लंबा खिंच गया है। अगर मैं कम एक्सप्लेनेशन दूंगा तो इतनी देर में 2 की जगह हम लोग 4 सवाल बना सकते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि आप अच्छे से समझें और सवाल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो आप नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझ के बनाएं। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा हो, या अगर आपको लगता है कि किसी और तरह के सवाल करने की ज़रूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के छोड़ें, मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।